नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, हम बात कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री में जो 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इस वाले वीडियो में आपके पूरे के पूरे 9 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। कितने नंबर? 9 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। इस जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो आपके जो सेकंड चैप्टर हैं परमाणु संरचना से बन सकते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर 5 से बन सकते हैं, ये जो है अगला जो है साम्य अवस्था से बन सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से बन सकता है। तो शुरुआत करें हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है भाई साहब। ये कब दिया था? 2019 में दिया था। इसका गणितीय व्यंजक क्या है? साथियों, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सूक्ष्म कण है, अगर गतिमान है तो उसकी स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। मतलब आप स्थिति को सही बताओगे उतनी ही संवेग में अनिश्चितता होगी, या संवेग जितना निश्चित बताओगे उतनी ही स्थिति में अनिश्चितता होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये जो है सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण परमाणु संरचना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार एक ही क्षण पर किसी सूक्ष्म कण की सही स्थिति और संवेग का मापन एक साथ करना संभव नहीं है। यदि डेल एक्स इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन की अनिश्चितता तथा डेल पी संवेग के मापन की अनिश्चितता है तथा गुणनफल क्या है h/4π है के बराबर या उससे कुछ अधिक होता है, तो ये जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या लिखेंगे? डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर या अधिक है h/4π के। क्लियर है? ये चीज़ है h/4π के। इस प्रकार यदि किसी एक का मापन यथार्थ किया जाए तो दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संरचना के बोहर मॉडल के 4 अभिग्रहित को लिखिए। कितने? 4 अभिग्रहित लिखिए। उसमें पहला अभिग्रहित क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बढ़िया बात है। नाभिक बीचों बीच रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए क्या होता है? घूमता रहता है। आगे बात करें, है ना। इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए घूमता है। अगला पॉइंट है इसका, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति नियंत्रित होती है। यह केवल उसी कक्षा में घूमता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। इलेक्ट्रॉन कक्ष परिवर्तित करते समय ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। बढ़िया बात है। अब यहाँ बात करें अपन s तथा p ऑर्बिटल का आरेख बनाइए। s का आ सकता है, p का आ सकता है, d का आ सकता है, s/p/d। f की थोड़ी जटिल आकृति होती है। तो s ऑर्बिटल जो होते हैं क्या होते हैं भैया? गोलाकार होते हैं। मालूम है आपको s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? गोलाकार। और p की कैसी होती है? डम्बल शेप होती है, डमरू के आकार के होते हैं। तो ये जो इसमें क्या होता है कि s ऑर्बिटल में तीनों अक्षों में x y z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान होती है, और इसमें अलग अलग एक्सिस में होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। px के लिए x एक्सिस में py pz अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल। ओके। अब आगे बात करें भैया हम, पाउली के अपवर्तन का सिद्धांत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन ये। पाउली के अपवर्तन का सिद्धांत, पाउली या हुंड या अब्बाउ, इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एग्जाम में। तो पाउली साहब ने क्या कहा था? जो अगर आपने क्वांटम संख्या पढ़ी हो तो क्या होता है कि किसी भी परमाणु में उसके किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान होना असंभव है ना। चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्या एक समान हो। ये हो ही नहीं सकता। मतलब पाउली के अनुसार क्या है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि 3 अगर समान मिल भी गई तो चौथी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। इसके अकॉर्डिंग अनुप्रयोग क्या है? पाउली के अकॉर्डिंग परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों, उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना कर सकते हैं। बढ़िया बात है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। कितनी होती है? 2n²। 2n² का मतलब ये है भैया
कि यदि अपन एक कक्षा की मान लें, प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ कि दूसरी कक्षा, तो 2 इंटू एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एन की जगह 3 लिखेंगे तो 3 स्क्वायर 3 3 9 9 दूनी 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तीसरी कक्षा में। तो किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2n स्क्वायर हो सकती है। किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। विपरीत चक्रण ऐसे होता है, एक का तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन और एक नीचे की तरफ होता है, विपरीत चक्रण होता है तो ऐसे होता है। ओके, एस में 2 मालूम है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। बढ़िया बात है। अब बात करें आगे, डी ब्रागली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डी ब्रागली वाला। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रागली ने 2 चीज़ों को मिला दिया, एक तो प्लांक के सिद्धांत को और एक आइंस्टीन के सिद्धांत को। किसको मिलाया, एक तो प्लांक भाई साहब के सिद्धांत को और एक आइंस्टीन भाई साहब के सिद्धांत को मिला दिया, डी ब्रागली समीकरण बन गई। तो किसी गतिमान कण की तरंगदैर्ध्य और उसके संवेग में संबंध बताने वाली समीकरण को क्या कहते हैं, डी ब्रागली समीकरण। प्लांक के अनुसार क्या होता है, ई एनर्जी क्या होती है, ई इजिकल टू एच न्यू, और आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर होता है, मालूम है। अब बात करें कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 लिख लो। अब इससे पहले समीकरण 1 और 2 से पहले अपन क्या कर दे कि न्यू बराबर क्या मान रहे हैं अपनों, सी बाई लेमड़ा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लेमड़ा होता है। बढ़िया बात है। तो यहाँ पर लिखें अपन कि समीकरण 1 व 2 थे, तो आइंस्टीन के अनुसार ई इजिकल टू क्या, एम सी स्क्वायर, तो यहाँ पे अपनों ने एम सी स्क्वायर लिख दिया। और प्लांक के सिद्धांत के अनुसार ई इजिकल टू क्या, तो एच न्यू होता है, तो न्यू की एच तो लिखा हुआ है और न्यू की जगह क्या लिख दिया अपनों ने, सी बटे लेमड़ा लिख दिया। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, एम सी बराबर एच बटे लेमड़ा, या लेमड़ा बराबर एच अपन एम सी। तो भाई साहब इसी को क्या कह रहे हैं अपन, डी ब्रागली इक्वेशन कह रहे हैं। डी ब्रागली इक्वेशन में एम क्या है, कण का द्रव्यमान है, सी प्रकाश का वेग है, ई क्या है, कण की ऊर्जा है, एच प्लांक स्थिरांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। यदि कण की प्रकृति तरंग जैसी है, अगर तरंग जैसी है तो क्या करेंगे अपन, ये सी है, लेमड़ा बराबर एच अपन एम सी लिख रखा, तो सी को वी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो किसी कण की तरंग जैसी है उस कंडीशन में क्या करेंगे कि कण की प्रकृति तरंग जैसी है, इसलिए सी को वी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो एम सहमति वाला कण वी वेग से गतिमान है, अतः लेमड़ा बराबर एच अपान एम भी लिख सकते हैं। इसे ही भाई साहब डी ब्रागली समीकरण कहते हैं। जय हो। आगे बात करें। अब बात करें अगला क्वेश्चन आपका, पदार्थ की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हो। पदार्थ की द्वैत प्रकृति, तो जो पदार्थ होता है ना बच्चों, वो उसका जो प्रकृति तरंग जैसी भी होती है और पार्टिकल जैसी भी होती है। ठीक है, तरंग जैसी हो रही है मतलब प्रकाशीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो सन 1924 में क्या हुआ कि डी ब्रागली ने पदार्थ की तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जय हो। साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने सभी जो है क्वेश्चन बैंक के कई सारी यूनिट्स करवा रखी है, उनको आप उसकी लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके सारी चीज़ें देख सकते हो और मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। कुछ नहीं है, मोबाइल से आजकल पढ़ सकते हो अच्छे से, मोबाइल से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के बच्चे टॉप कर रहे हैं। बिहार बोर्ड में इस साल क्लास 12th में एक बच्चा टॉप आया था, उसने कहा कि मैं यूट्यूब से पढ़ के टॉप बना। आप भी बन सकते हो, क्यों परवाह करते हो। ओके चलिए, तो द्वैत प्रकृति मतलब इसके अनुसार पदार्थ के छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ तक कि हल्के परमाणु भी जब गति में होते हैं तो उसकी प्रकृति कण जैसी होने के साथ साथ कैसी होती है, तरंग जैसी भी होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्रकाश की भांति एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसे पदार्थ की क्या कहते हैं बेटा जी, द्वैत प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हुंड का नियम, ये भी भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, हुंड का नियम। हुंड का नियम हाथी की सुंड वाला नहीं है, ये दूसरा हुंड है, साइंटिस्ट का नेम है ये। तो हुंड के अनुसार किसी भी उपकक्ष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं, मतलब जैसे कि ये देख रहे पी के 3 कक्षक, 1, 2 और 3, एक एक बार सब में प्रसाद नहीं बढ़ जाए, एक एक बार सब में इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए, तब तक युग्मन नहीं होगा। अगर आप जो है जैसे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन भरने, अगर आपने ऐसे और ऐसे भर दिया तो वो गलत होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर युग्मन स्टार्ट होगा हुंड के नियम के अनुसार। मेरी बात समझ रहे हो।
जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। मतलब आपके सामने 3 जने बैठे हो तो प्रसाद बांटोगे तो क्या करोगे, एक एक पहले सबको एक एक बार बांट लो फिर डबल बांटोगे ना, तो ऐसा ही करना है अपने को। ऐसा नहीं कि पहले ज़्यादा दे दो। अर्थात उपकक्ष के कक्षकों में प्रथम बार एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसके पश्चात ही जोड़े बनाना प्रारंभ करते हैं तथा करते हैं। सभी अकेले इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है। किसे? एक ही दिशा में। इलेक्ट्रॉन संख्या 3 है तो पी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है तो भाई साहब ऐसे होगा, एक एक सब में भर गया, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें भरा जाएगा। तो ये है भाई साहब हुंड का नियम। हमारे हिसाब तो आपके समझ में आगे हो गए बढ़िया से। चलो, हुंड भाई साहब का नियम हो गया। अब अगर आपको अबॉव का नियम आता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। जैसे कि परमाणु क्रमांक 11 है तो परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का, तो सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का 17 होता है, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो क्या लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 24 क्रोमियम का होता है। क्रोमियम का ध्यान रखना अबॉव नियम से अपवाद होता है, क्रोमियम और कापर का 29 होता है। तो इसमें 4s2 3d4 के बजाय क्या होता है 4s1 3d5। अर्धपूरित और पूर्णपूरित क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, इसलिए एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेज दिया आप लोगों ने, डी में भेज दिया। यहाँ पर भी यही किया, एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया, डी में भेज दिया। तो अबॉव के नियम से अपवाद है ये, तो याद रखना ये स्पेशल पूछा जाता है कापर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 24 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। 29 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये किसका है, कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है। चलो अब भाई साहब अबॉव का नियम। अबॉव साइंटिस्ट का नाम नहीं, ध्यान रखना, हुंड और पाउली साइंटिस्ट का नाम है। अबॉव तो भाई साहब एक जर्मन शब्द है। क्या है, एक जर्मन शब्द है और जिसका क्या अर्थ होता है, बनाना या रचना करना। ओके। इस नियम के अनुसार किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम से ऑर्बिटलों में बढ़ते हैं। ओके। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उपयुक्त ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं। मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। फिर 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s में, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे अबॉव के नियम के अनुसार। और इसी के अनुसार तो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था अभी, तो ये क्रम याद रखिएगा। ओके। फिर बात करें निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना इसी के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखोगे बेटा जी, लिख लो कि समझदार बच्चे हैं। देखो यही पकड़ेंगे, ये वाला क्रम पकड़ेंगे। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते तो 1s2, फिर 2s2, फिर पी में कितने भरेंगे, 6 तक भर सकते हैं, 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। ये क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्चुअली अबॉव नियम के अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, पहले 4s2 लिखेंगे और फिर 3d8 लिखते हैं, है ना। बट अपन कक्षा वाइज जमाते वापस जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये वाला लिखा जाता है। यहाँ तक मेरे भाइयों बच्चों समझ में आया होगा। क्लियर। आगे बढ़े। अब परमाणु और आयन में अंतर बताइए। परमाणु और आयन में अंतर बताइए। परमाणु और आयन में क्या अंतर है। यह विद्युत उदासीन होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ Na तो ये है परमाणु, और अगर मैं लिख रहा हूँ Na+ तो ये हो जाएगा आयन। ओके। अगर मैं लिख रहा हूँ Cl तो ये है परमाणु, और लिख रहा हूँ Cl- तो ये हो जाएगा आयन। आयन मतलब धनावेशित और ऋणावेशित दोनों होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, यह विद्युत आवेशित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, बढ़िया बात है परमाणु के अंदर। लेकिन जब आयन बन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस आ जाता है। मतलब ऋण आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और धन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है प्रोटॉन की अपेक्षा। धन आयन में प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जबकि ऋण आयन में प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। आगे बढ़ो। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परमाणु, यह विलयन में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना हुआ कण है। निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कक्षकों के नाम लिखिए। बढ़िया लिख देंगे कक्षकों के नाम। देखो भैया n बराबर 2 मतलब क्वांटम संख्या जो होती हैं वो क्या शो करती हैं, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती हैं वो कक्षा को शो करती हैं। और द्विकक्षीय क्वांटम संख्या कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन से उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है। और एस जो है इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। तो
तो एल के मान क्या होते हैं, 0, 1, 2 और 3 होते हैं। एन मतलब कक्षा, ठीक है, और एल मतलब इलेक्ट्रॉन किस में, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। एम मतलब जो एम का मान जो होता है वो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए -1 0 +1 होता है, 3 वैल्यू आती हैं। डी के लिए -2 -1 0 +1 +2 होता है, इस टाइप से होता है। और एस के मान तो +½ और -½ होते हैं। चलिए, तो n बराबर 2 आ रहा तो अपनों ने डायरेक्ट क्या लिख दे, 2 लिख दे, n बराबर 2। तो जो आगे संख्या लिख रही होती है वही 2 तो पहले लिख दो। l बराबर 0, यदि 0 आया तो इलेक्ट्रॉन किस में, एस में है, ठीक है। यदि 0 आया तो इलेक्ट्रॉन किस में, एस में, तो 2s लिख दिया। n बराबर 4 तो 4 तुरंत लिख। l का मान 3 आ रहा है, मेरी बात सुनना, l का मान 0 1 2 3 याद रखना। तो l का मान 0 हो तो इलेक्ट्रॉन s में है, अगर 1 हो तो इलेक्ट्रॉन किस में, p में, यदि 2 हो तो इलेक्ट्रॉन किस में, d में, और 3 हो तो इलेक्ट्रॉन किस में, f में। बस इतना सा ध्यान रखना। और n बराबर 2 मतलब आगे संख्या लिख ली अपनों ने, कौन सी कक्षा है। तो 4 लिखा, l बराबर 3 आ रहा तो 4f हो गया। n बराबर 2 तो 2 लिख दिया। l बराबर 1 मतलब क्या आएगा, p, तो 2p लिख दिया। n बराबर 4 तो तुरंत अपने 4 लिखा। और क्या लिखा, l बराबर 2 लिखा तो 2 के लिए क्या था, d, तो 4d हो गया। तो ये सही आंसर हो गया, 2s 4p 4f 2p 6 4d, ये आंसर आपका मज़ेदार। चलिए, जय हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 होगा इसका। मेरी बात समझ में आई। आर्गन का लिखना आपको, आर्गन 18 का, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 हो जाएगा। क्रोमियम 24 का लिखना अभी बताया था, ठीक है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d5 4s1। क्रिप्टॉन का लिखना आपको, क्रिप्टॉन 36, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d10 4s2 4p 6। ध्यान रखना आपको परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। अब बात करें बेटा जी कक्षा और कक्षक में अंतर, है ना। कक्षा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कक्षा जो होती हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये इसको पूरे को कहते हैं कक्षा। और कक्षा के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, आपको मालूम होगा, ये तो न्यूक्लियस होता है। अब कक्षा के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। जैसे पहली कक्षा में सिर्फ एस कक्षक होता है, दूसरी कक्षा की बात करें तो उसमें एस भी होता है और पी भी होते हैं। पी में कितने आर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। तो कक्षा के अंदर कक्षक होते हैं। तो कक्ष मतलब कक्ष या कक्षा, और कक्षक मतलब आर्बिटर। आर्बिटर और आर्बिटर में क्या अंतर है। तो कक्ष, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, कक्ष या कक्षा कहते हैं या आर्बिट कहते हैं। आर्बिटल नाभिक के चारों ओर त्रिविमी क्षेत्र हैं। क्या है, त्रिविमी क्षेत्र, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। कक्षा तो बहुत बड़ी, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे भैया, आर्बिटल्स में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे, आर्बिटल्स में पाए जाएंगे। आर्बिटल की अवधारणा बोर सिद्धांत पर आधारित है। आर्बिट की अवधारणा बोर सिद्धांत और आर्बिटल की अवधारणा तरंग सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना साथियों, क्या है, ये रिवाइज हो रहा है, फासले समझा रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से हो जाए क्वेश्चन सारे। आर्बिट की नाभिक से दूरी निश्चित होती है। हाँ भैया, नाभिक से पहली आर्बिट फिर दूसरी आर्बिट, ऐसे निश्चित दूरी होती है। और आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना संभव है आर्बिटल से। आगे भी दे रखिए अंतर। चौथा अंतर है, सभी आर्बिट वृत्ताकार होती हैं, कक्षाएँ वृत्ताकार होती हैं। और कक्षक क्या होते हैं, जैसे कि एस जो होता है गोलाकार, पी डम्बल, डी डबल डम्बल। तो आर्बिटल, एस आर्बिटल के अलावा पीडीएफ भिन्न भिन्न डमरू के आकार के होते हैं। आर्बिट दिशात्मक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। हाँ साहब, एस आर्बिटल के अलावा पीडीएफ आर्बिटल दिशात्मक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। किसी भी आर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है भैया, 2n²। किसी भी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 से ज़्यादा होती नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। और आर्बिट मतलब कक्षा में 2n², मतलब पहली कक्षा में आपके 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18, ऐसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मालूम होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए। ईयरफोन लगा के मन लगा के पढ़ लेना, आपको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो का। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है भाइयों, क्वांटम संख्या है तो भैया 4 प्रकार की होती हैं। कितनी, 4। एक तो है भैया मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताती है, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश को प्रकट करती है। इससे किसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी प्रकट होती है। मतलब जैसे कि ये नाभिक है और इससे जो ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। मतलब जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। ओके, इसका मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 आदि होता है। मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n²। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने होते हैं, 8, तीसरी में कितने भर सकते हो आप, 18 भर सकते हो। ये चीज़ होती है भैया। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। ये नया एक्सपेरिमेंट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। द्विगंशीय क्वांटम संख्या की बात करें अपन। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
अभी बताया था एल के मान क्या होते हैं, 0 1 2 3 होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन एस में है तो एल का मान 0 होगा, पी में तो 1 बताएंगे, डी में है तो 2, एफ में है तो 3। इतना से ध्यान रखना। इससे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण होता है और आकृति का ज्ञान होता है। एल के मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं तथा प्रत्येक एन के लिए एल का मान क्या होता है, 0। एन के लिए एल का मान क्या होता है, 0 से लेकर n1 n-1 तक होते हैं, जो क्रमशः SPDA उपकोशों को प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग होते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षक विन्यास को दर्शाती है। इससे किसी उपकोश में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या का ज्ञान होता है। l के किसी मान के लिए इसका मान l से 0 सहित -l से 0 सहित +1, मतलब -l 0 तथा +l सहित होता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अपन बात करें कि l का मान 0 तो m का मान 0 होगा, और यदि l का मान 1 है तो m का मान क्या क्या मिलेगा अपने को, l का मान 0 तो m का मान 0, और l का मान 1 है तो m के मान 3 मिलेंगे, -1 0 और +1 मिलेंगे। ठीक है, 2l + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी, 2l + 1। यदि l का मान 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का एक ही मान मिलेगा, 0। l का मान 0 होगा तो, और 0 कब होगा, जब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। p के लिए l का मान 1 होगा तो 2 × 1 + 1, ठीक है, तो 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3 किसके लिए बनेगा, l बराबर 1 होगा तो 3 मान मिलेंगे, m बराबर -1 0 + 1 p उपकक्ष के लिए, s के लिए 0 मिलेगा। अगली है, ये तो सरल है यार, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे s से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। हाँ साहब, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त चक्रण करता हुआ नाभिक के चारों ओर घूमता है, बढ़िया बात है। एस के दोनों दो मान संभव है, कौन से, एक तो +½ और एक -½ यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो +½ और यदि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है तो -½ इनका चक्रण ऊपर की तरफ एरो और नीचे की तरफ एरो, ऐसे व्यक्त किया जाता है। भाइयों समझ में आया, आगे बढ़े। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए किसका मान ज्ञात करना अपने को, इसके लिए n-l-m के संभव मान ज्ञात करने हैं। करो ज्ञात, 3D में है तो n का मान तो जो संख्या दी हुई है आगे वही होगा। d के लिए l का मान कितना होता है, अगर d है तो l का मान क्या होता है, जैसे l का मान 0 1 2 3 होता है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो यहाँ पर 2 लिख दूँ। l का मान 3D के लिए l का मान कितना होगा, 2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 3D उपकक्ष में, तो 3D में अब कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5। अब देखना, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसके लिए 3D कक्षक में है एक इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3D में, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इस जगह पर। मेरी बात सुनना, अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए m का मान क्या होगा, m का मान होगा भैया यहाँ पर -2। कितना होगा, -2। और अगर एक यहाँ पर है तो -1 हो सकता है, यहाँ पर है तो 0 हो सकता है, यहाँ पर है तो +1 और यहाँ पर है तो +2 हो सकता है। तो ये वह वैल्यू हो सकती है डी में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर अपन सिर्फ जो है सिर्फ ये चीज़ें काट देंगे और m का मान क्या लिखेंगे अपन, -2 लिख देंगे। ठीक है, m का मान -2 लिख देंगे, ये सही होगा। चलिए आगे बढ़े बेटा जी। अब आइडियल गैस, आदर्श गैस से आप क्या समझते हो भाई साहब। आइडियल गैस वह गैस जो गैस नियमों का सभी ताप व दाब पर पूर्ण पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। वास्तव में कोई भी आदर्श गैस होती नहीं है ना, सिर्फ सोचा गया है कि आदर्श गैस ये होती है, लेकिन कोई भी गैस आदर्श गैस होती नहीं है। अब देखो, स्थिर ताप पर आदर्श गैस का दाब व आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, तो PV = K। स्थिर दाब पर ताप कम करने से -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आदर्श गैस की संपीड़ितता Z = 1 होती है। आदर्श गैस को 0 के बिना बाहरी कार्य किए ही बढ़ने दिया जाए तो यह कोई तापीय प्रभाव नहीं रखती है। चलो भैया, अब वास्तविक गैस की बात करें, जो वास्तविक गैसें तो होती है, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वास्तविक गैसें क्या लिखूं भैया, वास्तविक गैसें गैस नियमों को दृढ़ता से पालन करती हैं। एग्जाम्पल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि।
यह निम्न ताप में उच्च दाब पर आदर्श गैस समीकरण का बिल्कुल पालन नहीं करती हैं, नहीं करेगा। -273 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होता है? शून्य नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश गैसें ठंडा करने पर अचानक क्या हो जाती है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। शून्य तो हो ही नहीं सकता, आदर्श गैस का आयतन शून्य हो सकता है भैया, दुप्पल, है ना। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता, वास्तविक तो वास्तविक है। वास्तविक गैसों के अणुओं का आयतन व अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण पर्याप्त होता है। क्लियर? आगे बढ़े? चले, बढ़ना तो है ही है, बढ़ना जीवन में बढ़ना ही है। आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस में अंतर बताइए, बताओ भैया। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर। तो आदर्श गैस जो है, आदर्श गैसें बायल्स व चार्ल्स के नियमों का सभी ताप व दाब पर पूर्ण रूप से पालन करती है। वास्तविक गैसें बायल्स व चार्ल्स के नियमों का निम्न ताप तथा उच्च दाब पर पालन नहीं करती हैं, है ना। किसी आदर्श गैस का अस्तित्व होता ही नहीं है और वास्तविक गैसें होती है। स्थिर ताप पर आदर्श गैस का दाब व आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, PV बराबर क्या होता है बताया था। वास्तविक गैसों में P व V का गुणनफल दाब P के साथ बदलता रहता है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा बदलता जाएगा। इनके अणुओं में परस्पर आकर्षण नहीं होता है, इनके अणुओं में परस्पर आकर्षण होता है। किसमें? वास्तविक गैसों में। इनका दाब आदर्श गैस की तुलना में कम होता है, किनका? वास्तविक गैसों का। अब आदर्श गैस समीकरण पर व्यंजक बताओ। अब आपको सिद्ध करना है PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, या आदर्श गैस समीकरण की स्थापना कीजिए। करेंगे हम, अभी करेंगे। तो वह समीकरण जो, देखो भैया, वह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब P आयतन V पर परमताप T में संबंध बताती है। किसमें? लिख लेना, दाब P आयतन V और परमताप T में संबंध बताती है, उसे क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। अब बायल्स भाई साहब ने क्या कहा कि V प्रोपोर्शनली 1/P, मतलब आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स साहब ने क्या कहा कि आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अवोगाद्रो ने क्या कहा? आयतन जो है मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। आदर्श गैस समीकरण में क्या किया? तीनों भाई साहब को मिला दिया, तो ये लिख दिया V प्रोपोर्शनली N ऐसा कैसे लिखा, T ऐसा कैसे लिखा, और बटे में P लिख दिया। अब P को उधर ले गए तो क्या लिख दिया? PV प्रोपोर्शनली NT हो गया, या PV बराबर ये समानुपाती का चिन्ह हटाया है तो R एक स्थिरांक आ गया, तो इक्वेशन क्या मिली आपको? PV बराबर nRT मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, ये हो गई। R गैस नियतांक है, R के विभिन्न इकाइयों के विभिन्न अवमान होते हैं, जैसे R का 1.98 कैलोरी मोल प्रति मोल, है ना, केल्विन इनवर्स, या 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन इनवर्स होगा। अब बायल्स का नियम देख लो भैया, देखेंगे भैया बायल्स का नियम भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका गणितीय व्यंजक भी देना है अपने को। देखते हैं। रॉबर्ट बायल ने स्थिर ताप पर गैसों के दाब और आयतन के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उस पर आरोपित दाब के विलोमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बायल्स का नियम शॉर्ट में बोलूँ तो V प्रोपोर्शनली 1/P, या आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस कंडीशन में? स्थिर ताप पर। V और P दोनों दिख रहे हैं तो T को स्थिर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो V बराबर K 1/P, या क्या लिख देंगे? PV बराबर K। ये बायल साहब का नियम है। अब इसी को क्या किया कि माना कि निश्चित ताप T पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V1 मान लिया और दाब P1 मान लिया, तब दाब में परिवर्तित कर P2 कर दोगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो P1 V1 बराबर क्या लिख दिया? K। तो P2 V2 बराबर भी क्या लिखें? K। तो क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, एक स्थिरांक हो जाएगा। यही है साहब, जय हो बायल्स का नियम। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपको विस्कासिता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विस्कासिता से क्या समझते हो? इसका मात्रक लिखिए। तो शांता, विस्कोसिटी, शांता किसे कहते हैं? तो शांता किसी द्रव के बहने का गुण होता है भैया। क्या होता है? द्रव के बहने का गुण। तो शांता किसी द्रव के परस्पर संपर्क वाली परतों के बीच अपेक्षित गति के प्रतिरोध को कहते हैं, है ना। आंतरिक घर्षण भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा द्रव धीरे बहेगा, जैसे कि मैं कहूँ कि गोंद धीरे बहेगा तो उसकी शांता ज़्यादा है, पानी जल्दी बहेगा तो पानी की शांता कम है, यूँ कहने का मतलब। तो इसे आंतरिक घर्षण भी कहा जाता है। सामान्य रूप से द्रव के बहने की क्षमता को शांता कहते हैं और इसे ईटा से व्यक्त करते हैं, जो शांता गुणांक कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम m इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है।
मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ताप वृद्धि पर सांद्रता कम होती है ना, सांद्रता क्या हो जाएगी कम, मतलब जल्दी जल्दी बहेगा तो सांद्रता कम हो जाएगी, बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, द्रव अमोनिया की बोतल खोलने के पूर्व ठंडा क्यों किया जाता है? करेंगे भैया, नहीं तो अमोनिया की गैस निकलेगी, रुक नहीं पाएंगे अपन वहाँ पे। तो बोतल में अमोनिया अत्यधिक दाब से भरी होने के कारण साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यदि बोतल को बिना ठंडा किए खोला जाए तो अमोनिया तेजी से वाष्पित होने लगेगी और बोतल के बाहर तेजी से निकलेगी। इस कारण दुर्घटना का भय बना रहता है। इसलिए द्रव अमोनिया की बोतल को खोलने के पूर्व ठंडा करेंगे तो वेपर नहीं बनेगी, टेम्परेचर कम रहेगा। तो अगला क्वेश्चन भाई साहब, साम्य अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट 7। अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक साम्यावस्था की कोई 4 विशेषताएं। साम्यावस्था मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था की बात करते हैं। दोनों तरफ एरो रहता है कि जैसे कि ए से बी बन जाए और बी से वापस ए बन जाए, तो इन दोनों के बीच में क्या है साम्यावस्था। जैसे बर्फ से जल और जल से बर्फ बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है साम्यावस्था। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। अब विशेषता क्या है, अभिकारक में उत्पाद का सांद्रण क्या होता है अपरिवर्तित, ए से बी से ए में कन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों के बीच में साम्यावस्था है। जिस स्पीड से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है वैसे ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, बस क्या फ़र्क पड़ रहा है। अग्र व पश्चिम अभिक्रिया समान होती है, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ अभिक्रिया समान। रासायनिक साम्यावस्था गतिक होती है, ठीक है। ताप दाब और सांद्रण में परिवर्तन से साम्यावस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था परिवर्तित, उत्प्रेरक भी लगा दोगे कैटलिस्ट भी तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, इधर का उधर उधर का इधर हो रहा, कुछ हो नहीं पा रहा है, ना तो ए से बी कन्वर्ट पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ होती है भैया। ओके, साम्यावस्था में निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या दे रखा है कि SO2 + O2 2SO3 बन रहा है, 45.2 किलो कैलोरी। साम्य पर ताप दाब व सांद्रण को प्रभावित कीजिए। ताप का प्रभाव क्या होता है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ये है ना, ऊष्मा निकल रही है, इसलिए निम्न ताप एवं उच्च दाब SO3 के निर्माण में अधिक होगा। दाब का प्रभाव, SO3 के बनने में आयतन की कमी होती है भैया, आयतन की क्या हो रही कमी, जैसे कि इधर कितना 3 आयतन हो रहा है, 2 आयतन सल्फर डाइऑक्साइड और 1 आयतन ऑक्सीजन, इनसे क्या बन रहा है 2 आयतन SO3 बन रहा है, तो आयतन में कमी होती है, इसलिए उच्च दाब पर SO3 का निर्माण अधिक होगा। सांद्रण का प्रभाव, तो साम्यावस्था पर SO2 या O2 मिलाने से SO3 का उत्पादन बढ़ जाएगा, बढ़िया बात है, बढ़ा दो। N2 + 3H2 NH3 बन रहा है, 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। ये ली शातेलिए के नियम के अनुसार क्या होगा भाई साहब, इसमें ली शातेलिए के नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर ताप दाब और सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ताप का प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप का प्रभाव। तो अमोनिया बनना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः ली शातेलिए के नियम के अनुसार क्या होगा, ताप बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर, मतलब बाईं ओर है ना, मतलब जैसे कि ये इधर के बजाय इधर की ओर विस्थापित होगा, बाईं ओर, ये बायां हो जाएगा और ये दायां, तो साम्य किधर की ओर विस्थापित हो जाएगा, बाईं ओर। ताप बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर तथा ताप कम करने पर साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा, किंतु कम ताप पर क्रिया संपन्न नहीं होती है, अतः आयरन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। दाब का प्रभाव क्या होगा, जय हो, आयतन N2 3 आयतन है ना, 3 आयतन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बन रहा है, अमोनिया बन रही है भाई साहब। अतः अमोनिया के बनने में आयतन की कमी होती है, अतः ली शातेलिए के नियमानुसार दाब बढ़ने पर साम्य दाब और विस्थापित होगा, फलस्वरूप अमोनिया उत्पादन बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ो, चलिए, ये हो गया ली शातेलिए का नियम इंपॉर्टेंट। ताप का प्रभाव हो गया, दाब का प्रभाव हो गया। अब आगे बात करेंगे अपन सांद्रण का प्रभाव क्या पड़ रहा है। सांद्रण का प्रभाव पड़ रहा है भैया कि यदि साम्यावस्था पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की थोड़ी मात्रा मिला दी जाए तो साम्य स्थिरांक K का मान भंग हो जाता है, चूँकि K का मान स्थिर रहता है, अतः N2 कुछ H2 के संयोग करके अमोनिया बना लेगी और साम्य स्थापित हो जाएगा, अतः नाइट्रोजन H2 की मात्रा मिलाने से अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये भैया अपन रिएक्शन लिखते ना कि N2 + 3H2 और क्या बनता है अमोनिया 2NH3। तो जो मालिक्यूल की संख्या बन रही है ना उसको घातांक के रूप में लिख रहे हैं, तो N2 यहाँ पे लिखा नीचे, अभिकारक को कहाँ पे नीचे और उत्पाद कहाँ पे लिखा ऊपर, तो अमोनिया लिखा, अमोनिया की पावर 2 लिखी, N2 × H2 की पावर 3, 3 H2 है। तो ओके, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़े भैया, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार से क्या समझते हो।
संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से क्या समझते हो? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संयुग्मी अम्ल और क्षार। तो जो क्षार होता है उससे अपने को संयुग्मी अम्ल मिलता है, और अम्ल होता है उससे अपने को संयुग्मी क्षार मिलता है। बस ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो देखो पहले बता दो संयुग्मी अम्ल, तो अणु या आयन द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना हुआ भाग संयुग्मी अम्ल। देखो अमोनिया क्या है, क्षार, अब इसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, मतलब एक हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, तो अमोनिया कन्वर्ट हो गया NH4+ में, तो ये क्या हो गया भैया, संयुग्मी अम्ल। NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4 हो गया। और इसमें NH3 संयुग्मी अम्ल क्यों हो गया, क्योंकि अब ये अम्ल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें H+ देने की शक्ति आ गई कि NH4+ में से H+ निकलेगा तो वापस NH3 बन जाएगा। बढ़िया बात है। ऐसे संयुग्मी क्षार, तो ये अम्ल है, और अम्ल से इसमें से H+ निकल गया तो Cl- बन गया, और Cl- क्या हो गया, संयुग्मी क्षार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आ गई। तो जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार, और जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल, कुल मिला के। तो किसी अम्ल का प्रोटॉन त्यागने के बाद बचा हुआ भाग संयुग्मी क्षार कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति होती है। अतः संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है। बढ़िया बात है। अब ये है अपने पास अम्ल है HCl, ठीक है। तो अम्ल का H+ ग्रहण किया तो ये क्षार बन गया, क्षार, संयुग्मी क्षार, ये क्षार बन गया Cl- क्षार, और ये अम्ल फर्स्ट हो गया, ये अम्ल सेकंड हो गया H3O+। इसने क्या करेगा, ये प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। H2O ने एक प्रोटॉन ग्रहण किया, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार हो गया, और जो देता है वो क्या है, अम्ल है। अब यहाँ पर एक H2O और एक अमोनिया, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या, क्षार, और जो देता है वो क्या, अम्ल। तो H2O ने एक प्रोटॉन दिया तो NH4+ बन गया, और NH3 ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो NH4+ बन गया, और H2O ने एक प्रोटॉन दिया तो OH- बन गया। तो H2O अब किस में कन्वर्ट हो गया, OH- में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, क्षार। तो H2O का संयुग्मी क्षार कौन सा है, OH-। HCl का संयुग्मी अम्ल कौन सा है, संयुग्मी क्षार कौन सा है, Cl-। ये बात है भैया। चलो अब है अगला क्वेश्चन, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो दर्शन भी रहेगा। देखो यो एक ही एरो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणी में 2 ही आड़ी एरो दिखी रहा है गाड़ी में, ये ऐसे एरो है दोनों तरफ। किसमें, उत्क्रमणी में। तो N2+C, ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, उत्क्रमणीय। C+O2 से CO बन रहा है, क्या है ये, अनुत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल। और ये वाली रिवर्सिबल। तो वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र एवं पश्चिम दिशाओं में समान रूप से होती है तथा किसी दिशा में पूर्ण नहीं होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें उत्क्रमणीय चिन्ह दोनों तरफ एरो से प्रदर्शित करते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती हैं एवं पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, मतलब C+O2 से CO2 बन गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में उत्पाद पुनः अभिक्रायक में बदलता नहीं है, लेकिन इसमें बदल जाता है, उत्क्रमणीय में बदल जाता है, इसमें बदलता नहीं है। इन्हें सीधे तीर से प्रदर्शित करते हैं। साथियों 38 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी ये चैप्टर कंप्लीट करके एंड करूँगा मैं। सम आयन प्रभाव बड़ा मस्त बात है यार। समान आयन, कैसे समान आयन, आप पकड़ो CH3COOH और आप पकड़ो CH3COONA। जब दोनों का वियोजन होगा तो CH3COOH भी CH3COO- दे रहा है, और CH3COONA भी CH3COO- दे रहा है। मतलब दोनों की खासियत क्या है कि दोनों CH3COO- देंगे। ओके, तो ये समान आयन हो गए, तो दोनों का प्रभाव भी समान होगा। तो जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए, दुर्बल मतलब CH3COOH, और प्रबल कौन सा, CH3COON, इसमें ये मिलाया जाता है, तो ये इनका राज चलने लग जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये वाले CH3COO-। तो ऐसा आयन जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी होता है, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी CH3COO- है, और इसमें भी CH3COO- है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन फिर इसका आयनन नहीं होने देगा, CH3COOH का आयनन नहीं होने देगा। कौन, ये वाला CH3COONA। आयनन कम होता है, इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। उदाहरणार्थ एसिटिक अम्ल के विलयन में जब CH3COONA का विलयन मिलाया जाता है, तब एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि CH3COOH व CH3COONA में CH3COO- आयन एक सम आयन है, समान आयन है। रासायनिक साम्यावस्था के आधार पर इसे निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है, K बराबर H + CH3COO- और बटे CH3COOH। इसी प्रकार से अपन जो है आगे देखो,
अपन CH3COONA की लिख रहे हैं, CH3COONA में CH3COOH विलयन मिलाने पर CH3COO- के आयन प्रभाव के कारण CH3COO- का सांद्रण अधिक हो जाता है, जिससे K का मान बढ़ जाएगा, परंतु CH3COOH के वियोजन के लिए K का मान एक स्थिरांक है, इसलिए K का मान स्थिर रखने के लिए H+ आयन का सांद्रण कम होना चाहिए। यह तभी संभव होता है जब H+ आयन CH3COO- आयन के साथ मिलकर CH3COOH बना ले, अतः CH3COOH के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ब्रोस्टेड और लॉरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं क्या है ब्रोस्टेड लॉरी। क्या है ब्रोस्टेड और लॉरी का? भैया ये ब्रोस्टेड और लॉरी का सिद्धांत प्रोटॉन बेस्ड है। जैसे HCl में से एक H+ निकलेगा तो प्रोटॉन दाता क्या होता है? अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है? क्षार। बस ये ब्रोस्टेड और लॉरी का ये सिद्धांत, मतलब NH3 क्या है यहाँ पर? क्षार है, और HCl क्या है यहाँ पर? अम्ल है। HCl प्रोटॉन दे रहा है किसको? H2O को, तो H3O+ बन जाएगा और Cl- रह जाएगा। NH3 प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है कहाँ से? H2O से, तो NH3 बन जाएगा NH4+ और ये OH- रह जाएगा। तो अम्ल वह पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन प्रदान कर सकता है, क्षारक वह पदार्थ हैं जो विलयन में किसी अन्य पदार्थों को क्या करता है? प्रोटॉन, अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। अतः अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षारक प्रोटॉन ग्राही हो गया। ठीक है, HCl एक अम्ल है, यह प्रोटॉन दान करता है, जबकि H2 एक क्षारक है क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण करता है, जबकि H2 एक अम्ल है, और NH3 एक क्षारक है क्योंकि H2O का प्रोटॉन त्यागता है, जबकि NH3 एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है। H2O अम्ल और क्षारक दोनों के समान व्यवहार कर रहा है। भाई साहब यहाँ पर तो H2O किसका व्यवहार कर रहा है? अम्ल का, और यहाँ किसका व्यवहार कर रहा है? क्षारक का। ऊपर क्षारक का, नीचे अम्ल का काम कर रहा है। अब है अगला, सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? सममांगी तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। देखो यहाँ पे PCl5 किस अवस्था में निश्चय लिखा हुआ है? G गैस, और PCl3 भी गैस और Cl2 भी गैस है, तो ये होगी सममांगी उत्क्रमणीय। विषमांगी में क्या हो रहा है? CaCO3 आपका सॉलिड है, और CaO सॉलिड है, और CO2 गैस है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन आ रही है, सॉलिड सॉलिड फिर गैस आ रहा, तो ये कौन सी होगी? विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भौतिक अवस्था समान है, मतलब अभिकारक और उत्पाद की। अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है तो सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में इसमें। विषमांगी में ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो। क्लियर है? क्लियर तो होगा ही। लुईस अम्ल क्या से क्या समझते हो? समझ लो भैया, लुईस अम्ल ऐसे अणु या आयन जिनके केंद्रीय परमाणु में अष्टक पूर्ण करने के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लुईस क्षार। ओके, तो ये लुईस अम्ल के बारे में, जिसके ऊपर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है या जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। AlCl3 BF3 ये भी क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस क्षार ऐसे अणु आयन मूलक जो रासायनिक अभिक्रिया में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, लुईस क्षारक कहलाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार। H2O है लुईस क्षार, ROR ईथर है, अमोनिया है, एमीन है, OH- है, Cl में जो जिनके ऊपर माइनस चार्ज लगा रहता है वो लुईस क्षार है, और जिनके ऊपर प्लस रहता है वो लुईस अम्ल है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जैसे BF3 AlCl3 वो लुईस अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं जैसे H2O ROR NH3 इनको लुईस क्षार कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया भाई साहब आज का एंड 43 मिनट्स का वीडियो है। और बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, मज़े से तैयारी कीजिएगा। ईयरफोन लगा के 2-3 बार का इस वीडियो को सुन लेना मज़े से। आपको मैं सुना रहा हूँ और आप सुन लीजिए, बैठे बैठे बोर हो गए हो तो ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा पेपर जाना चाहिए आपका। ओके, और अपने साथियों को, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा जल्दी से अपने ग्रुप में, अपने क्लास के ग्रुप में। और भी वीडियो आएंगे, अभी 3 नंबर का एक और चैप्टर रह गया और एक और 2 नंबर के भी क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊँगा। चलिए ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।